ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखा करिए मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका क्लास कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, आप सभी को पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा, HCF एंड LCM। यदि मैं बात करूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, या लेसेप पे या मैसेप पे, ठीक है। तो चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे। आज हमारी क्लास नंबर 2 हो जाएगी। हमने पहली वाली क्लास में किस चीज़ पर डील किया था, तो आप कहेंगे सर हमने डील किया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर या HCF पर। वो हमने प्रॉपर तरीके से चीज़ें सीखी थी। आज बात करते हैं सर LCM क्या होता है। तो LCM के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ कि भाई LCM होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम 2 नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 74 और एक ले लेते हैं 90, ठीक है। एक ले लेते हैं 74 और एक ले लेते हैं 90। तो अब हम बात करते हैं कि 74 और 90 को हमें LCM ज्ञात करना है। यदि हम उसकी बात करें, HCF की बात करें, तो वो तो हमने निकाल कर सीखा था, कितना आया था, 18 आया था। लेकिन अब बात करेंगे LCM। तो LCM निकालने के लिए हम कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले हम कॉमन विधि अपनाते हैं। LCM निकालने के लिए कॉमन क्या होता है कि 2 से हम भाग करेंगे तो 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 तिये 6, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, ये 72 ले लेते हैं, है ना, 72 ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग चला जाएगा। ये 72 ले लेते हैं, और कल भी हमने 72 ही लिया था। तो ये कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, 2 18 दूनी 36, 2 9 दूनी 18, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। ये तो मैंने चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से कल सिखाई दी थी। अब बात करते हैं 90 की। 90 की बात करते हैं तो 2 से काट सकते हैं 45। क्या 45 को 2 से काट सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, 3 से कट सकता है। 15 तिये 45, बिल्कुल 3 से कटता है। 15 5 तिये 15, और यह 5 एकम 5, ठीक है। अब LCM की बात करते हैं। सब LCM में होता क्या है, तो HCF की बात करें तो उसमें तो दोनों कॉमन लेने थे भाई। 2 था 2 था, 3 था 3 था, 2 था 2 था। प्रॉपर तरीके से हम चीज़ों को ले सकते थे। लेकिन LCM में क्या करना होगा, जैसे ही ये दोनों वैल्यूओं में 1 2 2 यह आया, तो इसको हम एक बार लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। अगर हम अगले 2 की बात करें, क्या इधर 2 है, नहीं, तो इसको अब की बार में लिखेंगे, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमें देखना है। HCF में क्या होता था, हम दोनों में जो कॉमन वैल्यू होती थी उसे लेते थे। लेकिन अब की बार हम LCM की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। इसका एक और इजी तरीका होता है, उसे भी मैं निकालना सिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर एबव होता है, तो इसलिए हम पहले इन चीज़ों को ध्यान देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, यह 2 इधर है, 2 कॉमन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 लिखना पड़ेगा, कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते। अगली बात करते हैं 2 की। अगला फिर से 2, क्या लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। 3, क्या इधर है 3, बिल्कुल, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटा था, तो इसका मतलब 3 को लिखना पड़ेगा। अगले 3 की बात करते हैं, इससे ये कट जाएगा, तो यह 3 भी लिखना पड़ेगा। अब क्या और वैल्यू बची है सर, इधर 5 वैल्यू बची है, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे सर कुछ भी नहीं। LCM कहता है मैं तो सारा लूँगा, हम छोड़ेंगे नहीं। जो कॉमन वैल्यू है उसे एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते थे, जो कॉमन वैल्यू होती थी केवल और केवल उसे ही लिखते थे, ठीक है। अब बात करते हैं 5 तिये 15 तिये 45, दूनी 90, 9 दूनी 18, 360 हो जाता है। कैसे भाई, 5 तिये 15 तिये 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, दूनी 360। यही इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर LCF हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं आपको। बात करते हैं सर, क्या इसका कोई और तरीका भी होता है? बिल्कुल होता है सर। बात करते हैं उस तरीके की, क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, वह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से जुड़े हुए हैं वो इस पर हल्का सा ध्यान कम देंगे, क्योंकि यह आपको चीज़ें मेरे हिसाब से समझ में नहीं आएंगी, या आप पकड़ लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बात करते हैं भाई, हम इसके फैक्टर की बात करते हैं। तो फैक्टर की बात करते हैं, कैसे कैसे तोड़ सकते हैं।
2 की पावर कितनी चढ़ा सकते हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। क्या 16 आपके वो जाएगा? नहीं जाएगा। 4, 2 दूनी 4 कर सकते हैं और 4 निम्न 36 कितना हो जाएगा? 3 तिये 9 और 2 की पावर 1। मीन्स डैट मैं यह कह सकता हूँ कि यदि मैं इसके गुणनखंडों की बात करूँ तो यह 2 की पावर 3 कर लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 कर लेते हैं। ये कैसे आए मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर मैं 2 की पावर 3 को खोलूं तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर मैं 3 की पावर की बात करूं, इसे खोल के रखूं तो यह कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 3 गुणे 3 और यह कितनी बार आएगा? तो यह 2 बार आएगा। ठीक है, तो 3 तिये 9। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो यही होता है 72। एक होता है इस टाइप का तरीका, लेकिन ये आपको हल्का सा स्ट्रॉन्ग लगेगा। मैंने इसलिए आपसे पहले ही कहा कि आपको इस टाइप से गुणनखंड करने होंगे और गुणनखंडों में फिर दोनों तरफ देखना पड़ेगा। इस चीज़ को अभी आप ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आज के सवालों की। आज के हम सवालों की बात करते हैं। इस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे जो अभी हमने सीखी, इस चीज़ को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है 3 अभाज्य संख्याएं हैं पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 1891 व आखिरी 2 का गुणनफल 7991 है, तब तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। भाई अगर बात करें 1 गुणे 2, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल उसने दे रखा है। हमारे पास में 3 संख्याएं हैं, उसने कहा है 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल है हमारे पास में 1891 और दूसरी 2 का गुणनफल है, मीन्स डैट दूसरी और तीसरी का गुणनफल है वो कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है 7991। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें तीनों संख्याएं निकालनी होंगी। अब आप मुझे एक बात बताइए सर, आपको क्या इन सारी चीज़ों में कुछ कॉमन दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर हमने यहाँ पर पहली और दूसरी की गुणा करी, यहाँ पर दूसरी और तीसरी की गुणा करी, तो दूसरी और तीसरी संख्या ही कॉमन है। और कॉमन क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कहता है जो वैल्यू कॉमन होगी वही वैल्यू हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी। तो आपसे क्या मैं यह कह सकता हूँ, आपको चीज़ें ये समझ में आ सकती हैं क्या कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाल लूं तो क्या वह संख्या दूसरी होगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों समीकरणों से, दोनों चीजों से हमने देखा कि दूसरी और दूसरी संख्या दोनों जगह कॉमन है। और इधर यदि मैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाल कर ले आऊं तो वही मेरी संख्या होगी दूसरी, क्योंकि दोनों जगह दूसरी संख्या लगी हुई है। ठीक है, अगर बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की तो दोनों का डिवाइडेशन करेंगे, दोनों को डिफरेंस देखेंगे तो 7991 से 1891 जाएंगे, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 1 और 6, ये हो जाएगा 6100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यह हो जाएगा हमारा क्या? 6100 हो जाएगा। अब हमें 6100 के गुणनखंड देखने होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही तो बोलता था, गुणनखंड देखने होंगे, और जौन सा गुणनखंड सबसे हाई होता है और उस गुणनखंड से दोनों वैल्यू कट जाएं वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था। तो आप कहेंगे सर हम इसमें 61 गुणे 100 कर सकते हैं क्या? भाई पहला गुणनखंड 61 गुणे 100 कर सकते हैं क्या? सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या 100 से दोनों वैल्यूओं को काट सकता हूं? तो आप कहेंगे सर कोई भी 100 से वैल्यू नहीं कटने वाली है, क्योंकि 100 से वैल्यू कटने के लिए 100 से वैल्यू कटने के लिए लास्ट में 2 जीरो होना आवश्यक है, जिससे हम इसको काट दें। भाई 99 100 में यदि मैं 100 का भाग दूं तभी तो वह कटेगा, क्योंकि ऊपर 2 जीरो हैं और नीचे 2 जीरो हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है चीज़ें। ठीक है, अब बात करेंगे 61 गुणे 100 की। 61 गुणे 100 की बात करते हैं तो यह तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो यह वैल्यू नहीं कट रही है। क्या सर 61 से कट सकती है? तो बात करते हैं, देख लेते हैं 1891/61 करके देख लेते हैं। 1891/61 3 बार चला जाएगा क्या? 3 एकम 3, 3 छिंग 18, बिल्कुल चला जाएगा। 3 एकम
3 और 3 छिंके 18, ठीक है। अगर मैं इसमें से ऊपर के लेके जाऊं, डिफरेंस करूं तो 9 में से 3 गया 6, 8 में से 8 0, 1 में से 1 गया 0, उतार लेंगे 1। अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रही वो चीज़ें। हमें बस यह चेक करना है कि क्या 61 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आप कहेंगे 1891 को भाग देकर देखिए 61 में। 61 3 एकम 3, 3 छिंग 18, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 61 एकम 61। भाई यहाँ तक तो चीज़ें हमारी जा रही हैं, इसका मतलब 1891 में तो एक ऐसी वैल्यू है जो कि 61 से भाग जा रही है प्रॉपर तरीके से। और कितनी बार भाग जा रही है, तो आप कहेंगे सर वह भाग जा रही है 31 बार। 31 बार वह भाग जा रही है, तो आप कहेंगे सर पहली संख्या हमारी 31 है और दूसरी संख्या हमारी 61 है। कैसे भाई, दूसरी संख्या तो हमारी इसलिए आई क्योंकि हमें निकाल ली थी कॉमन वैल्यू, और कॉमन वैल्यू ही हमारी दूसरी संख्या थी। हमने कॉमन वैल्यू देखते के साथ में हमने तुरंत देख लिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन वैल्यू होता है, इसलिए हमने तुरंत से इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला और 61 को निकाल कर रख दिया, वही हमारी दूसरी संख्या हो गई। जो पहली संख्या दे रखी थी उसमें हमने 61 से भाग किया, जितना भी हमारा फल आया, भागफल आया, वही हमारी पहली संख्या होगी, क्योंकि इसी में तो छुपी हुई हैं सारी की सारी संख्याएं। भाई मैं यह कह सकता हूँ 1891 को क्या मैं 61 गुणे 31 लिख सकता हूँ। भाई यह ही तो वह संख्या थी जो पहली और दूसरी संख्या का मल्टीपल थी। तो आप कहेंगे सर यही तो क्वेश्चन में दे रखा था, इसका मतलब यह दूसरी संख्या है तो यह पहली संख्या हो जाएगी। चीज़ें यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आती हैं। अगली बात करते हैं, क्या 61 से, क्या हम 61 से 7991 को काट सकते हैं? तो आप कहेंगे सर कोशिश कर सकते हैं। हम एक बार जाएगा, बिल्कुल एक बार जाएगा 61, यहाँ से कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 8 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से 9 उतार लेंगे, 3 बार चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 छिंके 18, ठीक है, 3 एकम 3, 3 छिंके 18, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, इसका मतलब 61 फिर से एक बार चला जाएगा। अब की बार में क्या हुआ, 7991 में जैसे ही हमने 61 का भाग दिया वह 131 बार कट गया, और तीसरी संख्या की जो मल्टीप्लाई थी वह 7991 थी। और इसके अनुसार क्या मैं यह कह सकता हूं कि 61 की गुणा यदि मैं 131 में करूं तब 7991 है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसका मतलब तीसरी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी 131। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। हमने क्वेश्चन में क्या कहा, हमने क्वेश्चन में जैसे ही उसकी वैल्यू के अनुसार हमने यह वाली चीज़ लिखी, हमें प्रॉपर दिख गया कि भाई दूसरी संख्या दोनों जगह कॉमन है। इसका मतलब यदि मैं इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाल लूँ तो हमें HCF निकालने के साथ में हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। दूसरी संख्या हमें 61 मिली, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, 61 आया, 61 हमारी दूसरी संख्या हुई। उसके बाद में 61 में जब मैं 31 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 1891 में आता है, इसका मतलब पहली संख्या 31 होगी, दूसरी संख्या 61 में 131 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 7991 में आता है, इसका मतलब तीसरी संख्या मेरी 131 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। आज तो ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, चलो कोई बात नहीं, क्लास तो लेनी है ही। अब चीज़ें बढ़ी नहीं रही क्या कर सकते हैं, है ना भाई, क्वालिटी पे भी तो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते भाई, बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है ना। कोई बात नहीं, अगले सवाल की बात करते हैं। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 211 व 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 211 व 396 को भाग देने पर 211 व 396 से भाग देने पर 211 व 96 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। समान शेषफल बचे, क्या बचे, तो आप कहेंगे समान शेषफल बचे। अब आप एक बात बताइए, समान शेषफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते, तो आप कहेंगे सर हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, इसका मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। भाई महत्तम समापवर्तक ही तो चाहिए, तो इसका हम महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करते थे, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम दोनों का डिफरेंस लेते। तो आप कहेंगे 6 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा।
9 में से 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा और यह बचेगा 185। 185 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूं तो आप कहेंगे 5 गुणे 5 तिये 15 और 5 सत्ते 35, ठीक है। 37 गुणे 5 बराबर 185 आता है। मैंने अभी तक क्या किया, 2 संख्याएं थी हमारे पास में, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसने कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इन दोनों संख्याओं में भाग देने पर समान शेषफल हमें प्राप्त हो। क्या सर 5 से इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि 5 से भाग देने पर देखते हैं कितना कितना शेषफल आता है। तो 5 चौके 20, यहाँ पे 1 बचेगा, 5 दूनी 10, एक शेषफल पहली बारी में बचेगा। भाई 211 है, 211 में मैं 5 से भाग देकर देखूंगा तो 5 दूनी कितना चला जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, इसका मतलब 1 शेष आ जाता है, ठीक है। उसका कहने का मतलब ये था कि दोनों में भाग दीजिए और शेषफल दोनों में सेम आना चाहिए। इसका मतलब 396 में यदि मैं 5 का भाग दूं तो 5 सत्ते 35, 4 6, 5 निम्मे 45। क्या यह है सर? बिल्कुल है, 5 निम्मे 45, 1 का भाग चला जाता है। क्या सर 5 वैल्यू हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आप ये चीज़ बिल्कुल ना भूलें कि सवाल में हमसे पूछा है हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ज़्यादा अधिकतम संख्या। क्या हम 37 को भी चेक करेंगे? सर बिल्कुल चेक करेंगे, बिना चेक करे हम सवाल का आंसर 5 नहीं दे सकते हैं। अगर मैं 37 से इन दोनों में भाग दूं और दोनों में समान शेषफल नहीं बचता है तो सीधी सी बात है, हम यह कह सकते हैं कि 5 ही वह ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे इन दोनों संख्याओं में भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। चीजें यहां तक समझ में आती हैं। अगर मैं 211 में 37 से भाग करके देखूं तो आप कहेंगे सर 5 बार चले जाएगा क्या? 5 सत्ते 35, 5 और 5 सत्ते 35, 5 हासिल 3, 5 तिये 15 और 3 कितने हो जाएंगे? 18। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 26 यहाँ पर एलसीएम आता है, ठीक है। 211 में 37 से भाग करते हैं तो 5 बार जाता है 185, 37 पंजे 185, हमारा 26 आता है। 26 अभी तक शेषफल आता है। यहाँ तक चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रखी होंगी। उसके बाद में बात करते हैं 396 की। 396 में 37 से भाग करके देखते हैं। 37 एकम 37, 37। अगर मैं बात करूं 2 6, क्या 26 हमारा भागफल आता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 26 हमारा शेषफल आता है। यहाँ पर भी शेष 26, यहाँ पर भी शेष 26। अब आप मुझे एक बात बताइए, 5 से यदि हम इन दोनों संख्याओं में भाग देते हैं तो शेषफल दोनों के अनुसार कितना कितना आता है? 1 और 1 आता है। 37 से भाग देते हैं 26 और 26 आता है। तो वह कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि इन दोनों में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दीजिए जिससे शेषफल शेष समान आता है। तो 5 से भी समान आता है और 37 से भी समान आता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब 5 आंसर नहीं होगा, 37 इज द करेक्ट आंसर। 37 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन में आपको बहुत ही मजा आया होगा। आज चिंटू नहीं आया क्या क्लास में? चिंटू क्या हुआ, बीमार हो क्या? हैं अच्छा, पढ़ाई पे गौर है ना? ओके, पढ़ो भाई पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। अगले सवाल की बात करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 410, 791 व 1030 को भाग देने पर समान शेषफल बचता है। सेम सवाल बिल्कुल भाई। 410, 751 व 1030, 751 व 1030, तीनों संख्याओं में ऐसी संख्या भाग देनी चाहिए जिससे समान शेषफल बचता है और वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए।
भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। अब आपको मैंने बताया था कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए डिफरेंस लेना होगा, और डिफरेंस ऐसी वैल्यू का आप ले सकते हैं कि जिससे सबसे कम डिफरेंस हमारा आ रखा हो। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? बिल्कुल सही। मैं बार बार चीज़ों को क्यों दोहरा रहा हूँ? क्योंकि आपको कंठस्थ हो जाए प्रॉपर तरीके से चीज़ें। और हाँ चिंटू, सब सही समझ में आ रहा है ना? ओके। अगर बात करते हैं 1030 में से 751 घटाते हैं तो आप कहेंगे 10 में से 1 गया 9, यहाँ 2 बचेगा, 12 में से 5 चले जाएंगे 7, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, यहाँ से गया 10 हो गया, 10 में से इधर आया 3, 13 ये हो जाएगा, इधर यहाँ पर बचा तो यहाँ 2, बिल्कुल 12, यहाँ पे 9, बिल्कुल सही 279। अगर बात करते हैं यहाँ पर 1 में 0 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 341 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, 341 यहाँ पर बचेगा। तो आप कहेंगे सर क्या मैं 279 वैल्यू को लेकर चल सकता हूँ? बिल्कुल लेकर चल सकते हैं, लेकिन एक बार और एक काम करते हैं, इन दोनों को फिर से घटा कर देखते हैं। 9 में से 1 गया 8, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 9 गए 2, 13 में से 7 गए 6, 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब 62 का कोई ऐसा फैक्टर होगा जिससे उसमें सेम भाग जा रहा होगा। अब आप कहेंगे सर क्या मैं 2 गुणा 31 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, 31 दूनी 62 होता है। क्या 2 से इसमें भाग दे सकते हैं? सर बिल्कुल दे सकते हैं, देकर देख सकते हैं। समान शेषफल आना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि 2 उसकी वह संख्या हो सकती है, लेकिन क्या वह कंडीशन बड़ी से बड़ी फुलफिल करेगी उसे आगे देखेंगे। सर 2 से 410 में प्रॉपर तरीके से भाग चले जाएगा, बिल्कुल सम है, यह भी सम है तो चला जाएगा। यह चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? सम और सम में भाग चला जाएगा, तो वह हमारी डिविडेशन की चीज़ें पढ़ेंगे हम आगे एडवांस मैथमेटिक्स में। स्टार्टिंग में सबसे पहला चैप्टर यही ले लेंगे जो कि अनिश्चितताओं का नियम होते हैं। प्रॉपर तरीके से हम 2 से कैसे भाग कर सकते हैं, 3 से कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को सीखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो 2 से यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। क्या 751 कटेगा? सर बिल्कुल नहीं, काट के देख सकते हैं। 2 3 6, 2 7 14, 11 2 5 10, 1 हासिल का बचेगा, लेकिन यहाँ पर भी एक भी हासिल का नहीं बचेगा और यहाँ पर भी एक भी हासिल का नहीं बचेगा। लेकिन सवाल में कहा है कि तीनों में भाग देने पर समान शेषफल बचना चाहिए। यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो 2 तो हमारी वह वैल्यू नहीं होगी जो कि यह कंडीशन सेटिस्फेक्शन कर रही। क्या सर 31 करेगी? तो आप कहेंगे सर हो सकता है 31 करे। 31 एकम 31, यहाँ से 10, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10, यह हो जाएगा 100, 31 3 93, यहाँ पर तो 7 शेषफल बचेगा। ठीक है, करके दिखाएं या ऐसे ही कर लें? ऐसे ही कर लेते हैं। 31 दूनी कितने हो जाएंगे 62, 8 5 13, 131, तो ये कितने बार चला जाएगा? 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब 7 ही यहाँ पर हासिल का शेष बचेगा। अगर यहाँ पे बात करें 31 तिये 93, 31 तिये 93, 7 3 10, 31 से भाग देंगे, 31 तिये 93, 7 ही यहाँ पर शेष बचेगा। तीनों संख्याओं में आप भाग देकर देख सकते हैं 31 का सेम शेषफल बच रहा है। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि 31 ही ऐसी संख्या है, क्योंकि सवाल में उसने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन तीनों संख्याओं में भाग देने पर सारी संख्याओं में समान शेषफल बचे। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं बिल्कुल तरीके से। तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तभी मैं पानी पी लूँगा। मैं 1 सेकेंड ज़रा क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। 3 खेतों का क्षेत्रफल 288, 408 और 552 सेंटीमीटर स्क्वायर है। खेत में समान आकार के न्यूनतम गड्ढे खोदे गए। यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। 288, 408, 552। 288, 408, 552 तीन संख्या हैं। 288, 408 और 552 यह तीनों संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है। और यह खेत
के मतलब क्षेत्रफल हैं तीनों। तो इसमें क्या कहा है कि खेत में समान आकार के न्यूनतम गड्ढे खोदे गए हैं, समान आकार के प्रॉपर तरीके से। यदि आयताकार गड्ढों की चौड़ाई 4 है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना होगा। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो कोई कोई कंसेप्ट ऐसा होता है जो कि एडवांस का हल्का सा कंसेप्ट निकल के और अर्थमेटिक में भी चीज़ों को रख देता है। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमें यहाँ तक चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल इसमें लगेगा, कब लगेगा अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, आप क्वेश्चन पर डील करिए, ठीक है। अब बात करते हैं देखो अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ने कहा है 3 खेतों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 288, 408, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। खेत में समान आकार के न्यूनतम गड्ढे खोदे गए हैं। यदि आयताकार गड्ढों की चौड़ाई 4 है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई हमारे पास में चौड़ाई तो दे रखी है प्रॉपर तरीके से 4 है, हमें चौड़ाई दे रखी है 4, हमें लंबाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन उसमें समान आकार के न्यूनतम गड्ढों की संख्या दी हुई है। इसका मतलब समान आकार के का मतलब है अगर मैं इन तीनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूं, क्या वही हमारे गड्ढे का क्षेत्रफल होगा? सर बिल्कुल। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेंगे, यहाँ 4 बचेगा तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा कितना? आप कहेंगे सर 1 बचेगा। 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 प्रॉपर, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। 288 भाग करेंगे, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 8 चले जाएंगे 2 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, ठीक है। 120, 144 को भाग करेंगे कितना? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बचेगा 24, घटाएंगे 24, ठीक है। ये मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि हमें छोटी वैल्यू चाहिए होती है, फिर उसके बाद में उसके जो गुणनफल होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? वही हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। अगर मैं बात करूँ 24 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तो 1 गुणे 24 क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 से हमें कोई मतलब नहीं, इसका मतलब हमारा जो गड्ढे का क्षेत्रफल है वो 24 है, ठीक है, 24 है। अगर मैं बात करूँ हमें गड्ढे की विड्थ या चौड़ाई तो हमें 4 दे रखी है, क्या हमें लंबाई पूछी थी? सर बिल्कुल। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमें दे रखी है एक गड्ढे का क्षेत्रफल जो कि 24 है। अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ हमारा 4 है, तो लंबाई हमें निकालनी है, लंबाई गुणे 4 बराबर 24 हो जाएगा। 4 से 24 में भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 6, L बराबर 6, यही इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, दोबारा से बात करते हैं। 3 हमारे पास में खेत थे, खेतों के क्षेत्रफल दे रखे थे 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में उसने कहा कि जो गड्ढे खोदे गए हैं उन तीनों में न्यूनतम गड्ढे खोदे गए हैं, उनमें से एक गड्ढे की चौड़ाई जो है वह 4 है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने एक काम किया, न्यूनतम गड्ढे जब समान आकार के खोदे गए हैं, समान आकार का मतलब है तीनों में से हमें समान आकार निकालना पड़ेगा। समान आकार निकालने के लिए हमने क्या किया? तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या में से पे निकाला। में से पे निकालने के लिए हमें तीनों संख्याओं को एक दूसरे से घटाना करना पड़ा। 408 में से 552 को घटाया तो माइनस के 144 और 408 में से 288 को घटाया तो 120। उसके बाद में हमने किया छोटी वैल्यू लेने के लिए, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू लेने की आवश्यकता होती है, जिससे हमारी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएं। जैसे ही हमारा 24 निकल कर आया, इसके 2 गुणनखंड होंगे 1 और 24, लेकिन हमें बड़ा वाला गुणनखंड हमें याद रखना होगा। 1 से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने 24 पकड़ लिया। 24 ही उस गड्ढे का क्षेत्रफल है जो कि हमारा क्या है, उन खेतों में प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। अब उस गड्ढे में का जो विड्थ है या चौड़ाई है वह हमें 4 दे रखी है। इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई का फॉर्मूला जो होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। विड्थ या चौड़ाई हमें 4 दे रखी है, इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई 24 है, विड्थ हमें 4 दे रखी है, तो हम यहाँ से लंबाई या लेंथ निकाल सकते हैं। 4 छिक्के 24, L बराबर 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया, ठीक है।
बात करें अगले क्वेश्चन की। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। क्वेश्चन ने कहा कि किसी आयताकार खेत का आकार 284 मीटर 248 मीटर है। इस खेत में लगने वाले कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल आप मुझे बताएंगे। सर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आती है। बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें 6 या 7th क्लास में आप प्रॉपर तरीके से सीखते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आयताकार खेत था जिसका क्षेत्रफल था 284 और 248, 284 और 248। ठीक है, 284 248, उसमें वर्गाकार टाइलें हमें लगाई गई और वर्गाकार टाइलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। अब आप एक बात बताइए, न्यूनतम दिया हुआ है उसने न्यूनतम समान आकार की। भाई वर्ग है तो समान होगा और न्यूनतम है तो छोटा होगा। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि इस सवाल में भी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ही निकालना होगा। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 284 में से 248 चले जाएंगे तो आप कितने बचेंगे? 14 में से 8 चला जाएगा 6, 7 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर ये बचेगा 36 ही बचेगा। 14 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6, और 7 में से 4 चले जाएंगे, ये हो जाएंगे 36। ठीक है, 36 हो जाएंगे। अब बात करते हैं आगे। भाई हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 1 गुणे 36 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या सर 2 गुणे 18 हो सकता है? क्या सर 3 गुणे 12 हो सकता है? सर 4 गुणे 9 हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। यहाँ तक इन चीज़ों को चेक करके देखते हैं। ठीक है, 1 से कटेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 36 से काट कर देखते हैं क्या 36 से कटती हैं चीज़ें। मेरे को नहीं लगता भाई। 284/9 गुणे 4, 8 4 12 और 2 14। जब 9 से ही नहीं कट रहा, मैंने कल आपको 9 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया था कि कोई भी हमारे पास में संख्या है, यदि उस संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग हमारा 9 से कटता है तो वो प्रॉपर तरीके से 9 से संख्या कटती है। तो आपने देखा 284 का संख्याओं का योग 8 4 12 2 14, 9 से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 36 से भी भाग नहीं जाएगा। 8 4 12 और 2 14 यह भी नहीं जाएगा, इसका मतलब 36 से नहीं कटेगा। 2 से काट कर देखते हैं, 2 से कट जाएगा, इसका मतलब इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने की संभावना है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम बड़ी से बड़ी वैल्यू लेते हैं। 18 से बात करते हैं, इसको भी 9 गुणे 2 लिखेंगे। भाई 9 से ही नहीं कट रहा तो 18 से क्यों कटेगा? यह भी नहीं होगा। 3 से कटता है क्या? 3 में 27, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 12 से कटता है क्या? आप देखेंगे 12 दूनी 24, 4 4 44, नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 9 से तो कटता ही नहीं है, इसका मतलब 4 और 2 इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे, क्या इसमें हम कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें? तो आप कहेंगे सर हमें 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं लेना, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक सबसे बड़े गुणनखंड की वैल्यू हमें चाहिए। तो आप कहेंगे सर 2 नहीं, हमें लेना पड़ेगा 4। इसका मतलब इसकी जो HCF है वह हमारी है 4। ठीक है, 4 है। अब उसने सवाल में कहा है कि वह जो खेत का एरिया था उसमें वर्गाकार टाइलों की भुजाएं ज्ञात करनी है। अब आप एक बात बताइए मुझे कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ग का क्षेत्रफल या वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल आप क्या कहेंगे? तो भुजा बराबर 4 है तो इसका मतलब 4 गुणे 4 हो जाएगा। भाई 4 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4 हो जाएगा। यही तो चीज़ें हैं, यही तो है। और यह क्या है? यह एक टाइल्स की क्षेत्रफल है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। खेत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, क्या है? 284 गुणे 248, 284 गुणे 248। एक टाइल का क्षेत्रफल क्या है? 4 गुणे 4। अगर मैं दोनों के क्षेत्रफल को एक दूसरे से डिवाइड कर दूं तभी तो उसकी संख्या आएगी। इतना तो सभी को नॉर्मल सी चीज़ें पता ही होती हैं। भाई 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 4 एकम 4, यह 71 बार कट जाएगा। और ये 4 छिक्के 24, 4 दूनी 8, यह 62 बार कट जाएगा। इसका मतलब टाइल्स की जो संख्या है
टाइल्स की जो संख्या है वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी हमारी 71 गुणे 62। इसका मतलब हम यूनिट वैल्यू चेक कर सकते हैं, 2 एकम 2, लास्ट में 2 आ रखा है। क्या कोई से ऑप्शन में लास्ट में 2 है? तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन 4608, दूसरा 4509, तीसरा 4205 और चौथा है 4402। इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यूनिट वैल्यू लास्ट में 2 है, यूनिट डिजिट लास्ट में 2 है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रखी होंगी। अब हल्का सा एडवांस में पकड़ यहाँ से धीरे धीरे आपको होनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर यूनिट डिजिट हमने सीखा, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हमने सीखा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आयत का क्षेत्रफल सीखा, एक डिविजिबिलिटी के रूल में हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया। लेकिन एक जगह जो कंपाइलेशन इन चीज़ों का मिलेगा आपको, वो एडवांस में मिलेगा। बस 2 चैप्टर और बचे हैं, यह है HCF LCM में 1 से 2 क्लासेस और लगेंगी, क्योंकि मुझे पता है अभी हमारे कंसेप्ट चल रहे हैं। कंसेप्ट के बाद में एक क्लास में ज़रूर इसकी ऐसी लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की हमें नीड होती है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है, ज़रूर आता है। इसलिए हम इसकी एक प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आने वाले हैं, जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रखे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अगर उनका LCM 60 है तो उनका MSF है और संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें MSF भी चाहिए और संख्याएं भी चाहिए, MSF भी चाहिए और संख्याएं भी चाहिए। दोनों संख्याओं का अनुपात की बात करें तो वह 3:4 है, ठीक है, 3:4 है। अगर LCM हमें दे रखा है, LCM दे रखा है, तो LCM कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे सर LCM दे रखा है हमें 60, ठीक है, 60 दे रखा है। हमें MSF भी चाहिए और क्या चाहिए? हमें चाहिए दोनों संख्याओं का मान और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ठीक है। क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन आपको इधर बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को करेंगे। भाई क्वेश्चन को करने के लिए अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं इन संख्याओं को अनुपात से हटाकर, यह दोनों संख्याएं हैं मेरी, इनको मैं 3x, 4x लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं होगी। हमने x डिजिट लगा दिया, इसका मतलब अनुपात खत्म हो गया। हमने यह अलग अलग दोनों संख्याओं की वैल्यू बना ली एक तरीके से, ठीक है। अब कहीं से मुझे यदि x की वैल्यू पता लग जाए तो हम क्या करेंगे? हमें दोनों संख्याओं की वैल्यू पता लग जाएगी, और दोनों संख्याओं की वैल्यू पता लगने के तुरंत बाद हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में सेकंड नहीं लगेगी, ठीक है। अब बात करते हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए भाई, अगर मैं यहाँ से आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे सर 3x है और 4x है, दोनों संख्याओं में से कॉमन वैल्यू जो होती है वही हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। इसका मतलब कॉमन वैल्यू 3x में से x है और 4x में से भी x है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ सर LCM की बात करूं, LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हमने स्टार्टिंग में ही सीखा कि जो चीज़ हमारी कॉमन आती है उसको तो हम लिखते हैं एक बार। इसका मतलब दोनों संख्याओं में हमारी x कॉमन है, उसको हम एक बार लिखेंगे, और जो भी संख्या हमारी बची हुई है उसको हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब 3 × 4 × x जो है वही हमारा LCM होगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल यह चीज़ें हमें समझ में आती हैं। 3x और 4x में से यदि मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कॉमन वैल्यू जो होती है वही हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, HCF होती है, MSF होती है। अगर बात करें LCM की, तो LCM हमें जो कॉमन वैल्यू होती है वह एक बार लिखना होता है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो सारी की सारी एक तरफ से लिखनी होती हैं। तो हम LCF की बात करेंगे तो वह 3 × 4 × x हो जाएगा, ठीक है, 3 × 4 × x हो जाए। क्या सर हमें LCM दे रखा है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, हमें 60 वैल्यू दे रखी है, 60 वैल्यू दे रखी है। इधर हमारी 3 चौके 12x बराबर के हो जाएगी 60, 12 पंजे के 60 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर मैं दोनों वैल्यूओं की बात करूं तो आप कहेंगे सर हमें वैल्यू निकालने के लिए, दोनों संख्याओं की वैल्यूओं के निकालने के लिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही हमारे पास में 5 आई तो हम कह सकते हैं कि इस वाली जो संख्या है वह 4 × 5 बराबर 20 हो जाएगी, और यह वाली संख्या कितनी हो जाएगी? तो 3 ×
कितना आया, 5 आया ना, 5 5 3 15, चिंटू बता नहीं रहे हो, 15 और 20 हो जाएगा, ठीक है, 15 और 20 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दोनों संख्याएं हमारी कितनी हो गई, तो एक तो आंसर आ गया सवाल का, संख्याएं पूछी थी 15,20, ठीक है, 20 15,20, लेकिन हमें पूछा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालने की ज़रूरत क्या है भाई, x की वैल्यू जब हमारी 5 आई है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 5 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन संख्याओं से निकाल कर देखूं तो इनका डिफरेंस भी हमारा 5 हो जाएगा, यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15,20 हमारी दोनों संख्याएं और एलसीएम 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन का दोहरान तो करना है ही नहीं, ठीक है, दोहरान तो कर ही दिया था, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और उसके बाद में मैं देखता हूं कि क्लास हो कितनी गई है। आप क्वेश्चन को करेंगे, शोर नहीं बचाएंगे बिल्कुल भी क्लास में, हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग 36 व उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हैं, तो संभव जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या हैं, अगर मैं संख्याओं की बात करूं, अगर मैं दोनों संख्याओं की बात करूं तो x प्लस वाई हैं, या मैं यह कहूँ कि x कॉमा वाई दो संख्याएं हैं। दोनों संख्याओं का योग हमें दे रखा है कितना, तो आप कहेंगे सर 36 दे रखा है, 36 दे रखा है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमें दे रखा है कितना, वो दे रखा है हमें शायद 4 या पक्का 4, तो आप कहेंगे सर पक्का 4, ठीक है। क्वेश्चन को करेंगे, मैं सब क्लास की ड्यूरेशन देख लूँ ज़रा। क्लास की ड्यूरेशन पूरी हो चुकी है। इसके बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मेरे को आपको कराना है, तो आप बिल्कुल यहाँ से जाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, तो क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि भाई हमारे पास में दो संख्याएं हैं x कॉमा वाई, दोनों की योग 36 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, दोनों का योग 36 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा 4 है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, संख्या चाहिए, ये संभावित जोड़ों की संख्या ज्ञात की चाहिए, ठीक है। योग बराबर कितना दे रखा है, तो योग बराबर दे रखा है हमें 36, ठीक। अब आपसे आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिखूँ x कॉमा वाई, तो आप कहेंगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो दोनों संख्याओं में इंक्लूड होता है। चीज़ें समझ में आती हैं भाई। अगर मैं 4x, 4y दोनों संख्याएं लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों संख्याओं में से यदि मैं 4 को निकालना चाहूं, यदि दोनों संख्याओं में से मैं यदि 4 को निकालना चाहूं, तो आप कहेंगे वही तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चीज़ें समझ में आती हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल समझ में आती हैं। अगर मैं योग की बात करूं, दोनों संख्याएं 4x, 4y हैं, तो 4x प्लस 4y हो जाएगा। 4x प्लस 4y ही हमारा दे रखा है 36। अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई की बात करूँ, तो 4 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, बराबर के 36 है, 4 निम्न हो जाएगा 36, तो x प्लस वाई बराबर के हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर के कितना हो जाएगा, 9। अब हमसे संभावित जोड़ों की संख्या पूछी है, x प्लस वाई दोनों संख्याओं का योग हो गया, इनसे संभावित जोड़े निकालने हैं। तो आप कहेंगे सर 1 और 8 से ले सकते हैं, 8 और 1 9, बिल्कुल। 1 ले सकते हैं, 2 और 7, क्या 3 और 6 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन वाले नहीं लेने होते। सर हम 4 और 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे संभावित जोड़े हो जाएंगे, 1,8, 2,7 और 4,5। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन का आंसर संभावित जोड़ों की संख्या, जोड़े जो हो जाएंगे हमारे वो हो जाएंगे कितने, 3, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, पक्की बात, 3 हो जाएंगे, ओके। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट सीखते हैं आज के सवाल का, और उसके बाद में क्लास को करते हैं ऑफ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे, मेरे को कराने थे, लेकिन सवालों की ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई। लेकिन मैं हमेशा से ये चाहता हूँ दोस्तों कि 10 की जगह 5 क्वेश्चन हों, लेकिन आपको 5 के 5 प्रॉपर तरीके से आ जाने चाहिए। तो समझाने पे थोड़ा सा ज़्यादा गौर रहता है, इसलिए टाइम खिंच भी जाता है ज़्यादा। कोई बात नहीं, टाइम खींचने की ज़रूरत नहीं है, हमें चीज़ें सीखनी आनी चाहिए। ज़्यादा सीखें बेशक, कितनी भी टाइम में सीखें, अच्छे तरीके से सीखें। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का में से
11 व लेसे पे 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है HCF जो कि है 11, LCM दे रखा है कितना 693, कितना दे रखा है 693। पहली संख्या हमें दे रखी है कितनी 77, तो दूसरी संख्या की वैल्यू हमसे पूछिए। दूसरी संख्या की वैल्यू हमसे पूछिए। क्वेश्चन में हमें बहुत सारा मटेरियल दिया है। HCF हमें 11 दिया है, LCM 693 दिया है, पहली संख्या 77 दी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप प्रॉपर तरीके से सीख कर आए हैं कि अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM की वैल्यू की बात करूं और दोनों का गुणज करूं तो वह दोनों संख्याओं के बराबर होता है। ये आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं या आप देख भी रहे होंगे कि अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि कॉमन वैल्यू होती है और LCM एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि बची हुई वैल्यू होती है। तो जब हम दोनों HCF एंड LCM की वैल्यू की बात करते हैं और उनका योग गुणा करते हैं तो वही तो दोनों संख्याओं की वैल्यू आती है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आती है। बात करें यहाँ पर कि अगर मेरे पास में 4x और 4y थे, प्रूफ की बात करते हैं, 4x + 4y थे, अगर मैं इन दोनों की बात करूं गुणेज करूं तो क्या सर HCF एंड LCM इन दोनों संख्याओं का HCF एंड LCM की गुणा करके क्या इनके बराबर आता है? तो आप कहेंगे यह हो जाएगा 16xy। अगर मैं इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो आप कहेंगे 4x एंड 4y में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं का जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे 4 और जो बचा हुआ है मटेरियल x गुणे y प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। तो आप कहेंगे 4 चौके 16xy। इसका मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि भैया ये वाला जो फॉर्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणे LCM जो होता है वह दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं हमने इसका सॉल्यूशन भी देखा या इसे प्रूफ करके भी देखा। अब बात करते हैं सवाल की तरफ। सवाल में क्या दिया है तो आपसे पूछा है पहली संख्या की वैल्यू क्या दी है 77 गुणे दूसरी संख्या पूछी है बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है 11 और गुणे LCM दिया है कितना 693। ठीक है, तो दूसरी संख्या की बात करते हैं 11 गुणे 693 बटे 77 हो जाएगा। 11 सत्ते 77 काट देंगे, 7 से इसे काटेंगे तो 7 9 सत्ते 63 और यहाँ से कितना बचेगा 6 7 में 63 9 सत्ते 63। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी 99। ठीक है, और यही इस सवाल का हमारा आंसर होगा। 99 हमारा इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। लास्ट में जो यह कंसेप्ट है इसमें से भी क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आप स्किप ना करें। और स्किप करने की इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि भाई हमें प्रॉब्लम है ही कहाँ, भाई दोनों संख्याओं की गुणा करनी है, दोनों संख्याओं के HCF एंड LCM की गुणा करनी है, दोनों को बराबर रखना है, एक रिजल्ट आ जाना है, संबंध आ जाना है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी और यदि आपको क्लासेस पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले 2 क्लासेस में जैसे कलश कोचिंग क्लासेस को अपना प्यार दिया है ऐसे ही आप बनाए रखें। आप अपने माता पिताओं का ख्याल रखें, गुरुजनों का आदर करें, अपने बड़े भाई और बहन अपने छोटे भाई और बहन को बता सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं यदि आपको चीज़ें हेल्पफुल लग रही हैं। आपके अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए यदि कलश कोचिंग क्लासेस का 1% भी हिस्सा है तो उसमें हमें बड़ी खुशी की बात है, हम आपका निंदनीय हैं। ठीक है, तो चीज़ों को यहीं समाप्त करते हैं आज की पाठशाला को। ध्यान रखें आप अपना और जय हिंद जय भारत, नमस्कार।